Hello everyone, welcome to OK Physics. I am your physics faculty Amit Sharma. Today we are going to start a very new interesting session which is about vector. वैसे वेक्टर क्लास 11 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट ये क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली वेक्टर इज अ जनरल टॉपिक जो आपके दोनों क्लासेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आगे कंपटीशन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के सेशन में हम वेक्टर को बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वेक्टर बेसिकली देखो, यहाँ पे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रखा है, वेक्टर के साथ मैंने यहाँ पे एक एरो का साइन लगाया क्या, यहाँ पे एरो दिख रहा है क्या सबको? तो एरो का मतलब क्या है कि ये कोई ना कोई डायरेक्शन शो कर रहा है। एरो का काम क्या है? एरो एक डायरेक्शन शो करता है। तो वेक्टर भी कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट करता है? एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। आज उन्हीं सारी चीजों को आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। बट वेक्टर को अच्छे से स्टार्ट करने से पहले कुछ हमें छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनको समझना पड़ता है। जैसे सबसे पहले टर्म की बात करूं तो वो है फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सके, जिस चीज को भी आप माप सकते हो, तोल सकते हो, वो सारी की सारी क्वांटिटी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे कि मैं कहूं मास, तो मास को हम मेजर कर सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, इन सभी चीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, तो पेन की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इस चीज को आप मेजर कर सकते हो। भाई इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, आधी किलो, 1 किलो, कुछ ना कुछ एक वेट होगा ना, उस चीज को भी आप मेजर कर सकते हो। तो जिस चीज को आप मेजर कर सको ना, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या लिखा है भाई यहाँ पे, ध्यान से देखो, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल है। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं, कुछ एग्जांपल लूं, तो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो लेंथ, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। एरिया, एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेट, वेट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ सकते हैं, फोर्स आ सकता है, और भी ऐसे कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो। क्लियर? अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो टर्म्स निकल के आ जाते हैं, वेक्टर और स्केलर। यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है। अब ये वेक्टर क्या होता है, समझते हैं इसे। तो देखो, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ के साथ डायरेक्शन भी हो। इसमें एक टर्म और होता है, उसे भी हम समझेंगे। और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि if a car is traveling, if a car is moving with a speed 20 किलोमीटर पर सेकेंड। मैंने क्या कहा कि कार है जो 20 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। और एक मैंने कहा कि एक कार है जो 20 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की तरफ जा रही है। क्लियर? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा डिफरेंस किस चीज का अगर मैं कहूं तो 20 किलोमीटर इसमें भी और 20 किलोमीटर पर आवर इसमें भी, दोनों में। लेकिन यहां पे मैंने क्या इंक्लूड कर दिया? नॉर्थ, यानी डायरेक्शन भी दे दिया साथ में। यानी 20 किलोमीटर पर आवर इज अ मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैंने सेकंड वाले केस में, इस वाले केस में 20 किलोमीटर पर आवर के साथ साथ डायरेक्शन दे दिया कि भाई वो किधर जा रही है? वो नॉर्थ की तरफ जा रही है हमारी कार। यानी कि इस वाली क्वांटिटी के अंदर क्या आ गया? मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। और इस वाली क्वांटिटी जो ऊपर लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर पर आवर, इसके पास सिर्फ क्या है? मैग्नीट्यूड है। यानी ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो नीचे लिखा हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्लियर? बात आई समझ में? तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है तुम्हारा वेक्टर स्केलर का। अब एक और बात, बड़े मजेदार की बात सुनो, बहुत मजे की बात है।
वेक्टर क्वांटिटी, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। क्लियर? इसकी एक और कंडीशन होती है, वो होती है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, डायरेक्शन तो होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ वो एक क्वांटिटी जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो पूरी तरीके से वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, तो वो हम अभी आगे सीखेंगे। ठीक है? ये बेसिकली ना दो वेक्टर को आपस में जोड़ने का तरीका होता है। वेक्टर क्वांटिटी को तुम सीधे नहीं जोड़ दोगे 2 + 4 = 6, 2 + 4 = 6 कर रहे हो, यानी कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अलजेब्रिक सम कर रहे हो। तो अलजेब्रिक सम कहां होता है? स्केलर क्वांटिटी में। लेकिन जब वही वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उनको सीधा सीधा नहीं जोड़ते, उनको जोड़ने के एक अलग रूल होते हैं, अलग लॉज होते हैं, जो कि हम यहां पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटी, प्रॉपर वेक्टर क्वांटिटी कब होती है? जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। क्लियर? चलो, तो इतना तो हमें रफली आइडिया मिल गया वेक्टर और स्केलर के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका? वेक्टर का। किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर क्या बताना चाह रहा है? डायरेक्शन बताना चाह रहा है कि भाई तुम किधर जा रहे हो, मैग्नीट्यूड और साथ के साथ क्या बताना चाह रहा है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए एक एरो का यूज करते हैं, और यही इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जो मैंने यहाँ पे एरो बनाया ना, इसी एरो को क्या कहते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो डायग्राम में भी बना हुआ है, एक वेक्टर बना हुआ है क्या? AB। तो AB यानी कि एक एरो जो रिप्रेजेंट करता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये एरो में जो A है इसको कहते हैं टेल, और जो B है उसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। और जो A से B तक का लेंथ होगा उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड कहेंगे। और ये वेक्टर किधर जा रहा है? टुवर्ड B की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो ये होता है वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। कुछ चीजें और समझो, जैसे मैं अभी के लिए तुम्हें बताता हूं कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स किसी ना किसी एक परफेक्ट डायरेक्शन में तो लगाओगे, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और भी अगर नाम बताऊं तो लीनियर मोमेंटम, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? तो अगर मैं कह रहा हूं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये F, यानी फोर्स, और फोर्स के ऊपर ये सिंबल लगा दो, वेक्टर का सिंबल लगा दो, यानी कि ये तुमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि फोर्स एक कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? वेलोसिटी के ऊपर ये वाला एरो लगा दो, यानी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगा दो, यानी कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर क्या लगा दो? एक एरो लगा दो, यानी लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी अगर कोई होगा ना, तो उसका जो भी तुम सिंबल यूज करो, सिंबल के ऊपर तुम्हें क्या लगाना है? एरो लगाना है। तो इस तरीके से तुम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। फॉर जनरल मैंने कहा A कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो A के ऊपर क्या लगा दो? वेक्टर। B कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो B के ऊपर क्या लगा दो? वेक्टर का सिंबल। तो इस तरीके से तुम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर। चलो जरा ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर हम उन वेक्टर को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। यूनिट वेक्टर हम किन्हें कहते हैं? उन वेक्टर को कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो। और साथ के साथ मैग्नीट्यूड वेक्टर का सिर्फ एक ही काम होता है, वो काम होता है टेल अबाउट द डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताते हैं? डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। तो अगर मैं ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करूं ना, तो जो हमारा एक्स डायरेक्शन होता है उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऑर्थोगोनल ट्रेड के अंदर हमारे 3 यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स के डायरेक्शन को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई के डायरेक्शन को, और के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड के डायरेक्शन को। क्लियर? यानी कि कहीं मैं इस तरीके से लिखूं 2i,
तो इसका मतलब क्या है कि वाई आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स के डायरेक्शन को। इसका मतलब ये है कि 2 यूनिट किधर जाना है, एक्स की तरफ जाना है। अगर मैं कहीं लिखूं 2j, तो j किसे रिप्रेजेंट करता है, y के डायरेक्शन को। इसका मतलब तुम्हें किधर जाना है, 2 यूनिट y की तरफ जाना है। इधर किधर जाना है, 2 यूनिट x की तरफ जाना है, और इसका मतलब 2 यूनिट y की तरफ जाना है। इसी तरीके से मैं कहीं 2k लिखूं, तो इसका मतलब 2 यूनिट तुम्हें किधर जाना है, z की तरफ जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें एक ट्रेड बना दिखा, ऑर्थोगोनल ट्रेड बना हुआ है, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस है। तो x एक्सिस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, i कैप से, y एक्सिस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, j कैप से, और z एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k कैप से। i j k आर यूनिट वेक्टर, यानी इनका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। i कैप का मतलब x की तरफ, j कैप का मतलब y की तरफ, एंड k कैप का मतलब z की तरफ। क्लियर? हाँ, अगर यही मैं ऑपोजिट कर दूं, ऐसे कर दूं, माइनस i माइनस j माइनस k, तो माइनस i का मतलब होगा माइनस x डायरेक्शन में जाना है। तो प्लस x अगर मान लो, तुम प्लस x अगर इसे कहते हो, तो माइनस x किसे कहोगे, इसे कहोगे, यानी तुम्हें अब इधर जाना है। अगर मैंने लिखा माइनस का 2i, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है, 2 यूनिट नेगेटिव x की तरफ जाना है। इसी तरीके से माइनस j का मतलब क्या हो गया, माइनस y डायरेक्शन में, और माइनस k का मतलब क्या हुआ, माइनस z डायरेक्शन में। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। साफ से लिख देता हूं, माइनस k का मतलब क्या हुआ, माइनस z डायरेक्शन। क्लियर? तो अगर मैं कहीं लिख रहा हूं माइनस 2i, तो तुम किधर जाओगे भाई, माइनस x के डायरेक्शन में 2 यूनिट जाओगे। अगर मैं कहीं लिखूं माइनस 2j, तो तुम किधर जाओगे, माइनस y के डायरेक्शन में 2 यूनिट जाओगे। और अगर मैं कहीं लिखूं माइनस 2k, तो तुम कहां जाओगे, माइनस z के डायरेक्शन में 2 यूनिट जाओगे। क्लियर? बात आगे समझ में? ये ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर्स, i j k आर यूनिट वेक्टर्स एंड दे टेल अबाउट द डायरेक्शन। i किसके डायरेक्शन को बताएगा, x, j किसके डायरेक्शन को बताएगा भाई, y, एंड k विल टेल अबाउट द z डायरेक्शन। क्लियर? चलो, तो ये तो बात आ गई हमें बहुत अच्छे से समझ में। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट है तुम्हारा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। अब जैसे मान लो कि मैं छोटी क्लास में तुम लोग पढ़ते थे कि एक हमारा कार्टेशियन प्लेन होता था, हाँ? 2 एक्सिस ले लिया मैंने, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो इस प्लेन के ऊपर कहीं पर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना, मान लो 1, 2, तो तुम ऐसे लिख देते थे ना, 1, 2। लेकिन अब वेक्टर फॉर्म में जब तुम रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। अब देखो, हमारे पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी, यानी 3 एक्सिस है। क्लियर? तो अब यहाँ पे 3 पॉइंट आ जाएंगे। यार मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लिया, 1, 2, 3। लेकिन अब ना वेक्टर फॉर्म में इनको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। अब 1 के साथ लगा देंगे i, प्लस 2 के साथ लगा देंगे j, प्लस 3 के साथ क्या लगा देंगे, k। इसको साफ से लिख देता हूं। यहां क्या करेंगे, i कैप, 2j कैप, 3k कैप। इसका मतलब क्या है, ये p पॉइंट है। p पॉइंट के मैंने इस तरीके से पॉइंट लिख दिए, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k। इसका मतलब यही है, 1, 2, 3, यानी p पॉइंट जो है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, 1, y कोऑर्डिनेट कितना है, 2, एंड z कोऑर्डिनेट कितना है, 3। बट वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, क्योंकि ये 1 किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x, तो इसको लिखोगे 1i। 1i का मतलब हो गया i। और ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को, तो इसको लिखोगे 2j। और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को, तो इसको लिखोगे 3k। क्लियर? इस तरीके से एक पॉइंट को, एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अब पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है वो समझते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ये पॉइंट P है, तो ओरिजिन से लेके ये जो हमारा पॉइंट P है ना, इसको रिप्रेजेंट करने वाला जो वेक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो मैंने यहाँ पे O से P जो वेक्टर है उसको मैंने कह दिया R वेक्टर। तो R वेक्टर मेरा क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर।
यानी इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को तुम्हें रिप्रेजेंट करना है कहां से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से जो उस पॉइंट तक को, जो ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक जो वेक्टर उसे रिप्रेजेंट कर रहा है उसे तुम क्या कहोगे, पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर का मतलब हुआ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट यानी एक पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यानी ओरिजिन से उस पॉइंट की क्या पोजीशन है, उस पोजीशन को बताने वाले वेक्टर को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्लियर। तो ये R क्या है, R इज अ पोजीशन वेक्टर। जैसे तुम O से P है तो इसका नाम तुम OP वेक्टर भी लिख सकते हो। क्लियर। मान लो यहां पे मैंने एक और पॉइंट को Q ले लिया, Q ले लिया, मान लो मैंने ये ले लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, इस तरीके से एक जनरल पॉइंट ले लिया। क्लियर। 2i प्लस j ले लो, j 3j नहीं लेके मैंने यहां पे j ले लिया, रुको मैं लिख देता हूं 2i प्लस j प्लस 4k। क्लियर। अब इस पॉइंट के भी पोजीशन बताने के लिए तुमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया मान लो, और इसका नाम रख दिया तुमने r डैश वेक्टर। तो r डैश वेक्टर क्या हो गया तुम्हारा, एक पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी OQ वेक्टर कह लो या इसे r डैश वेक्टर कह लो। यानी r डैश वेक्टर क्या कह रहा है, Q पॉइंट का पोजीशन बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में, तो इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर, बात आई समझ में। चलो, तो ये तो हुआ हमारा पोजीशन वेक्टर। अब आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम समझ लेते हैं, यही समझते हैं, ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक यहां पे कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस जिसे मैं आई कैप लिखूंगा, ये मेरा वाई एक्सिस जिसे मैं जी कैप लिखूंगा, और ये मेरा जेड एक्सिस जिसे मैं के कैप लिखूंगा। क्लियर। मैंने एक पॉइंट P कंसीडर किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे Q कंसीडर किया। P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैंने कहा क्या, R1, और Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को मैंने क्या कहा, R2। क्लियर। अब P से Q तक आए हो, मान लो कोई पार्टिकल है जो कहां से कहां आया, P से Q तक आया, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आया, यानी वो डिस्प्लेस किया ना। तो ये जो PQ है तुम्हारा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तुम चाहो तो इसे डेल्टा R कैप भी लिख सकते हो, यानी जो PQ है जिसे तुम डेल्टा R कैप लिख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात आई समझ में। तो एक होता है पोजीशन वेक्टर और एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, और वो जो वेक्टर होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई पार्टिकल डिस्प्लेस कर रहा है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को बताने वाला जो लाइन होगा, जो वेक्टर होगा, उसे तुम क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो अब यहां देखो, जैसे कि मान लो मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे P और यहाँ पे एक पॉइंट लिया Q, ठीक है, और मैंने इस O से Q को मिला दिया और O से इस P को मिला दिया। क्लियर। O से मैंने P को मिलाया और O से ही मैंने किसे मिला दिया, Q से मिला, Q को मिला दिया, और फिर मैंने P से किसे मिला दिया भाई, P से मैंने फिर Q को मिला दिया। क्लियर। तो OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है PV यानी कि पोजीशन वेक्टर हो गए। क्यों, क्योंकि P और Q क्या है, हमारे वो पॉइंट है, और OP वेक्टर और OQ वेक्टर क्या बता रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के पोजीशन को बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और PQ वेक्टर क्या हो गया, तो PQ वेक्टर हो गया भाई हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, DV। क्लियर। तो बात आगे समझ में, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो यही है भाई, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, चलो फाइंड करते हैं, सीखते हैं इसे कैसे फाइंड किया जाए। मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने क्या, R1, और फिर यहां पे कोई दूसरा पॉइंट है भाई हमारे पास Q, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या कंसीडर किया, R2।
एक पार्टिकल है जो P से Q की तरफ आ रही है, क्लियर? तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? PQ है। ओके, P का कोई ना कोई एक पॉइंट होगा। P के पॉइंट को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, मान लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k। Q के पोजीशन वेक्टर को या पॉइंट को मैंने इस तरीके से लिखा, 3i प्लस j प्लस 3k। ये मेरा क्या है? Q। अच्छा, यानी OP वेक्टर इज नथिंग बट R1 वेक्टर, है ना भाई? OP वेक्टर यानी ओरिजिन से P, OP वेक्टर ये क्या है? हमारा R1 वेक्टर है। अब R1 की वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। यही होता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। उसी तरीके से OQ वेक्टर इज नथिंग बट R2 वेक्टर। R2 वेक्टर कितना है भाई? हमारा 3i प्लस j प्लस 3k। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। जो पॉइंट P पॉइंट यहां पे दिया होगा ना, P के जो तुम्हारे कार्टेशियन पॉइंट गिवन होंगे, Q के जो कार्टेशियन पॉइंट तुम्हें गिवन होंगे, वही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होगा, R1 और R2। क्लियर? अब तुम्हें निकालना है PQ। PQ इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो, अब एक चीज ध्यान रखना, तुम कहां से कहां जा रहे हो? P से Q जा रहे हो। कहां से कहां जा रहे हो? P से Q जा रहे हो। यानी कि अगर मैं इन दोनों में से तुमसे पूछूं तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, तो Q इज द फाइनल पॉइंट एंड P इज द इनिशियल पॉइंट। यही तो होगा। यहां लिखता हूं मैं अच्छे से। हाँ, अगर मैं तुमसे पूछूं PQ वेक्टर, तो P तुम्हारा कौन सा पॉइंट है भाई? P इज इनिशियल पॉइंट एंड Q इज फाइनल पॉइंट। तो कभी भी अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा ना, तो हमेशा फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दिया करो। यानी कि फाइनल पॉइंट या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। क्लियर? तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? तो भाई 3i प्लस j माइनस 3k। क्लियर? इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। माइनस करो, और माइनस करना बहुत इजी है। i में से i को घटा दो, j में से j को घटा दो और k में से k को घटा दो, सिंपल। तो ये कितना है? चलो इसे थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। 3i प्लस j माइनस 3k, और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो माइनस साइन क्या करेगा? अंदर के साइन चेंज कर देगा। 2i माइनस 3j और यहां क्या आएगा? माइनस 4k। क्लियर? चलो अब इसे अच्छे से सॉल्व कर लो। 3i माइनस 2i, i में से i को माइनस करना है, j में से j को माइनस करना है और k में से k को माइनस करना है। तो 3i माइनस 2i क्या बचेगा? 1i। j माइनस 3j क्या आएगा? माइनस का 2j और माइनस 3k माइनस 4k, तो क्या बन जाएगा? माइनस का 7k। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? PQ वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात आई समझ में? क्लियर है? तो इस तरीके से तुम किसी भी एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा, तो तुम क्या करोगे? फाइनल पॉइंट का जो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होगा वो, और इनिशियल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो, उसे माइनस कर दोगे। क्लियर? अगर मान लो यही पार्टिकल ऐसे जाती Q से P, तो तुम्हारा वेक्टर होता QP। तो अब तुम्हारा इनिशियल पॉइंट क्या है? Q, और फाइनल पॉइंट क्या है? P। यानी अब तुम क्या करते? पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट का भाई? P का, माइनस पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट का? Q का। इन दोनों को आपस में माइनस कर देते। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? 2i प्लस 3j प्लस 4k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है? 3i प्लस j प्लस 3k। अब इन दोनों को माइनस करो, बिल्कुल वैसे ही जो अभी हमने समझा, i को i से, j को j से और k को k से। तो तुम्हें यहां पे क्या मिल जाएगा भाई? OP पोजीशन वेक्टर, सॉरी QP पोजीशन। क्लियर? बात आई समझ में? तो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया निकालना। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले क्या आते हैं? इक्वल वेक्टर।
तो देखो इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये कोई वेक्टर है ए और मान लो ये कोई दूसरा वेक्टर है बी, ये ए है और ये बी है। क्या ए और बी का डायरेक्शन सेम है? बिल्कुल सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ए और बी का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, देखो ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये, और दोनों बिल्कुल सेम डिस्टेंस कवर करा है दोनों ने। तो दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है? सेम, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो इस तरीके के वेक्टर को तुम क्या कहोगे? इक्वल वेक्टर कहोगे। क्लियर? यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? जैसे मान लो ये हमारा कोई ए वेक्टर है और ये हमारा कोई बी वेक्टर है। क्लियर? ए वेक्टर इधर जा रहा है, बी वेक्टर इधर जा रहा है, यानी कि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। इस तरीके के वेक्टर को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। जैसे कि एक ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। डायरेक्शन क्या है भाई इनका? ऑपोजिट है। डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। क्लियर? तो इस तरीके के वेक्टर को तुम क्या कहते हो? नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर में एक चीज और ध्यान रखना, नेगेटिव वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? 180 डिग्री का बना। क्लियर? दो नेगेटिव वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना? लीनियर पेयर वाला आ गया कॉन्सेप्ट, 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये मान लो इधर हमारा वेक्टर ए है और इधर हमारा वेक्टर बी है। क्लियर? तो ये होता है तुम्हारा नेगेटिव वेक्टर। उसके बाद मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस का मतलब वही होता है कि तुम्हें उस वेक्टर का ना मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्लियर? अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। जैसे मान लो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है कि मान लो हमारा कोई पॉइंट P यहां पे, तो ये जो OP है, ओरिजिन है OP, OP एक वेक्टर है ना, तो OP की जो लेंथ है ना उसको तुम क्या कहोगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहोगे। यानी कि इसके आगे मॉडुलस का साइन लगा दो, तो इसका मतलब वही होगी कि भाई OP वेक्टर की लेंथ या उसका मैग्नीट्यूड, हाँ लेंथ या उसका मैग्नीट्यूड, वही क्या कहलाता है? हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। हाँ, अब बात ये आती है कि मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे करें, वो भी समझ लो कैसे फाइंड करते हैं। मान लो हमारे पास कोई ए वेक्टर है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना है या मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए का मॉड लगा दो, यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है आई का जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, जे का जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर करो, यानी कि 3 का स्क्वायर, और सबको प्लस करते रहो। प्लस यहाँ पे के का कंपोनेंट कितना है? 4 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दो भाई सबको, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना आ गया? √20। यानी जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया? √29। ये इसका मॉडुलस है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, मॉडुलस एक वेक्टर का निकालना आ गया। कैसे निकालेंगे? आई जे के जो कंपोनेंट है उनको रूट के अंदर स्क्वायर करके सम कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और फिर सबको सम करके क्या लगा दिया? रूट। तो √29 इज द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर ए, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? इस तरीके से हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को अच्छे से समझते हैं। मॉडुलस तो हमने समझ ही लिया, यूनिट वेक्टर समझते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारा वो होता है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 यूनिट। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 1 मिल रहा है ना, इट मींस कि वो वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। जैसे आई जे के, ये तीनों हमारे क्या थे भाई? आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। क्यों? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या था? 1 था, और सिर्फ ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं? इट जस्ट टेल अबाउट द डायरेक्शन, इट जस्ट टेल अबाउट द डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं? वेक्टर के
डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, तो उन वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अब किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे, यानी अगर ए हमारा कोई यूनिट वेक्टर होगा तो ए के ऊपर क्या कर दो, ए कैप लगा दो, तो वो क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, यानी तुम इसे क्या कहोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्लियर। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर तुम्हें निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, तो उसका जो रूल होता है वो ये होता है, यानी ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी अगर तुम्हें किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक चीज और जरा ध्यान दो, यहां से क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर तुम्हें कोई वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट दैट वेक्टर। क्लियर। ए कैप क्या है, तो ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ ए, एंड व्हाट इज ए मॉड, ए मॉड इज अ मॉडुलस ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड, यानी यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड को जब तुम आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें वो वेक्टर मिल जाएगा, यू विल गेट वेक्टर ए। क्लियर। तो बात आई समझ में, अगर हमें कोई वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर। देन हमें वो वेक्टर मिल जाएगा। अभी क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। क्लियर। चल, अब मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता हूं इसके ऊपर। मान लो मैंने कहा, एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने कहा मेरे पास ना एक वेक्टर है a जो कि है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड a कैप, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ a निकालो, यानी a वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर को किससे डिवाइड करना है, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम है भैया इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो मैग्नीट्यूड निकालना यानी मॉडुलस निकालना तो हमने सीखा, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस के का कंपोनेंट क्या है 4 यानी 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी अंडर रूट 29 आ जाएगा, यानी हमें मैग्नीट्यूड मिल गया अंडर रूट 29। अब ए कैप क्या कहता है, ए कैप कहता है ए वेक्टर को किससे डिवाइड करो, उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, ए वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसको किससे डिवाइड कर दो, अंडर रूट 29। इसको ऐसे लिख दो 2 अपॉन अंडर रूट 29i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29j प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29k। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्लियर, सॉरी यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। अच्छा, यानी ये जो वेक्टर मिला मुझे यहां पे, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये भी चेक कर सकते हो। तो भाई ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर लो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर। क्लियर। अब जरा सॉल्व करो भाई इसे, तो 2 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 29, 9 अपॉन 29 प्लस 16 अपॉन 29। अब जब इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 29 अपॉन 29 कट के कितना आया 1, यानी मैग्नीट्यूड कितना आया इस यूनिट वेक्टर का 1 आया, यानी कि हमने क्या निकाला था, यूनिट वेक्टर ही निकाला था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो वेक्टर हमें मिला है ना, इस वेक्टर का जब मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो मुझे कितना मिला, इसका मैग्नीट्यूड 1 मिला। इट मींस ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। बात आगे समझ में, क्लियर। चलो
अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें मैग्नीट्यूड से ही रिलेटेड, यहां देता हूं मैं क्वेश्चन। यहां देखो, मैंने कहा कि एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा ए वेक्टर इक्वल्स टू 1/2i प्लस 1/4j प्लस xk। क्लियर? क्वेश्चन इज कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ a vector is a unit vector। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a वेक्टर दिया हुआ है 1/2i कैप प्लस 1/4j कैप प्लस x कैप। अब यहां जो x है एक अननोन क्वांटिटी है, क्या अननोन वैल्यू है। कह रहा है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करो। कब? इफ a इज अ यूनिट वेक्टर, यानी a जो है वो यूनिट वेक्टर है। अगर a एक यूनिट वेक्टर है, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब मैग्नीट्यूड निकालो और उसको किसके बराबर पुट कर दो, 1 के बराबर। अब मैग्नीट्यूड निकालना तो आता है ना हमें, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? i के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। और क्योंकि a इज अ यूनिट वेक्टर तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर। कर दिया मैंने। अब वही हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व, जैसे छोटी क्लास में हम करते थे 9th 10th में, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जब मैं इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16 प्लस x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ऑब्वियसली यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर तो तुम्हारा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब सिंपल क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, और क्या मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। अब आगे जो x की वैल्यू फाइंड करना वो सिंपल इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड करना है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि भाई x की वैल्यू कितनी आई। इसकी वैल्यू क्या करना है? कमेंट करके बताना है। कमेंट करके बताओगे कि भाई इसका आंसर क्या है। चल अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। यूनिट वेक्टर हमें समझ में आ गया, फाइंड करना भी आ गया। अब एक क्वेश्चन एक यहां पे दे दिया है, क्या दे दिया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। यानी ये वेक्टर दिया हुआ है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, यानी इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो। क्लियर? सिंपल। तो ए वेक्टर का तुम्हें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर क्या दिया हुआ? i प्लस जे प्लस 2 के। क्लियर? तो ए कैप निकालना है। ए कैप क्या आएगा? ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालो। तो निकालते हैं भाई। अंडर रूट आई का कंपोनेंट क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जे का भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो क्या आ गया? 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 6 इज द मैग्नीट्यूड। अब ए वेक्टर हमारा क्या है? आई प्लस जे प्लस 2 के। इसको किससे डिवाइड कर दो? अंडर रूट 6 से। तो क्या आ गया? आई अपॉन रूट 6, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप, 1 अपॉन अंडर रूट 6 जे कैप एंड 2 अपॉन अंडर रूट 6 के कैप। तो दिस इज योर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर हमने निकाल दिया। क्लियर? चल अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। एक और क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझो। क्या कह रहा है? फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 25 and parallel to the vector 3i plus 2j। ओके, करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से तुम्हें समझना पड़ेगा। और अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई, ये कह रहा फाइंड अ वेक्टर, यानी एक वेक्टर ही निकाल दो। क्या निकालो? एक वेक्टर फाइंड करना है। तो मैंने तुम्हें अभी बताया क्या कि मान लो ए वेक्टर फाइंड करना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यानी अगर तुम्हें कोई वेक्टर फाइंड करना है तो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट दैट वेक्टर। क्लियर? अब ये कह रहा फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is 25
एक वेक्टर हमें फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 25 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i plus 2j। ओके, मान लेते हैं जो वेक्टर मुझे फाइंड करना है वो कितना है a, मुझे ये a वेक्टर फाइंड करना है और दिया हुआ है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है क्वेश्चन में कितना 25 और ये कह रहा है जो a वेक्टर है ना वो कोई दूसरा वेक्टर है 3i plus 2j। मान लो ये वेक्टर b है, इसके पैरेलल है। बात आई समझ में? a वेक्टर है जिसको तुम्हें फाइंड करना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 25 और वो वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है और हमने उस वेक्टर को b मान लिया जिसकी वैल्यू कितनी है 3i plus 2j। ओके, अब निकालना है a वेक्टर। तो a वेक्टर हम कब निकालेंगे? जब मुझे a वेक्टर का यूनिट वेक्टर भी पता और मैग्नीट्यूड। तो भाई मैग्नीट्यूड तो पता है 25, यूनिट वेक्टर नहीं पता, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करें? चलो, अब क्या a और b दोनों पैरेलल वेक्टर हैं? a और b दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। अगर ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में है क्या? दोनों सेम डायरेक्शन में। क्लियर? तो अगर मैं b वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दूं यानी कि b कैप निकाल दूं, क्या मेरा b कैप ही a कैप के बराबर होगा? क्योंकि देखो यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो अगर मैं b कैप निकालूंगा तो b कैप इस वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? a कैप अगर निकालूंगा तो a कैप मेरा a वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा और दोनों तो पैरेलल है तो दोनों के डायरेक्शन सेम, तो दोनों के यूनिट वेक्टर भी सेम। बात आई समझ में? यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्शन बताना। अब दोनों तो पैरेलल वेक्टर है ना, तो दोनों के डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो जब दोनों के डायरेक्शन सेम है तो दोनों के यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे? सेम होंगे। बात आई समझ में? ध्यान रखना, दो पैरेलल वेक्टर यानी सेम डायरेक्शन यानी सेम यूनिट वेक्टर। क्लियर? चलो, तो तुम अपना b कैप निकाल दो, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? a कैप हो जाएगा। चलो, अब मैं b कैप निकालता हूं, तो b कैप के लिए मुझे क्या करना होगा? b वेक्टर को b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो b वेक्टर मेरा कितना है? 3i plus 2j डिवाइड बाई कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही तो होगा। तो 3i प्लस 2j अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना? 9 और ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 यानी अंडर रूट 30। तो b कैप कितना आ गया भाई? हमारा आया 3 अपॉन में अंडर रूट 13i प्लस 2 अपॉन में अंडर रूट 13j। तो ये आ गया क्या? b कैप। और ये जो b कैप है क्या यही मेरा a कैप होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। अब मुझे क्या निकालना था? a वेक्टर। तो a वेक्टर के लिए क्या करना होगा? a कैप को किससे मल्टीप्लाई? उसके मैग्नीट्यूड से। खत्म। तो a कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो मैग्नीट्यूड कितना है? 25 मल्टीप्लाई बाय a कैप विच इज इक्वल्स टू b कैप यानी अंडर रूट 3 अपॉन 13i प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 13j। अब सिंपल सॉल्व कर दो। 25 को 3 से करेंगे 75 अपॉन में रूट 13i प्लस 15 अपॉन में रूट 13j। दिस इज योर a वेक्टर। क्लियर? बात आई समझ में? तो इस तरीके से तुम a वेक्टर निकालोगे। तो ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें वेक्टर में। चलो, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कोलिनियर वेक्टर आता है। एक और आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर का मतलब जो सेम लाइन के अलॉन्ग या इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस तरीके के वेक्टर को तुम क्या कहोगे? कोलिनियर वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर यानी जिनका ना स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ठीक है? ये मैंने यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स लिए हैं इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या है? सेम, लेकिन सभी अलग अलग डायरेक्शन में टर्मिनेट हो रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन सब स्टार्ट जो हो रहे हैं वो एक ही पॉइंट से हो रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? को इनिशियल। को यानी सेम, इनिशियल यानी कि उनका इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम, उनको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। क्लियर? चलो, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका। क्या है? दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका। अब दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं? ध्यान से समझो। जैसे मान लो यहां पे मेरे पास एक वेक्टर है p, दिख रहा है क्या? और यहां पे मेरे पास कोई वेक्टर है q और मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का रूल क्या कहता है कि अपने p वेक्टर को ले लो भाई, और जहां p वेक्टर तुम्हारा खत्म हुआ वहां से q वेक्टर को ले लो, यानी एक के हेड से दूसरे का टेल लगाओ। क्या लगाओ?
एक के हेड से दूसरे का टेल कर दिया, लगा दिया, दोनों को अरेंज कर दिया। उसके बाद एक और वेक्टर ड्रॉ करो जो हेड टू हेड है और टेल टू टेल जोड़े। क्या? जो हेड टू हेड और टेल टू टेल जोड़े, उस वेक्टर को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, वो उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होता है। तो हमारे दोनों वेक्टर कौन से हैं? P और Q है। कौन कौन से हैं भाई? P और Q। तो यहां पे जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो किसके बराबर होगा? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। बात आई समझ में? यानी कोई भी दो वेक्टर है जिनको तुम्हें सम करना है, उनको अरेंज कर लो। कैसे? सेम ऑर्डर में। इसको तुम सेम ऑर्डर भी कर सकते हो। यानी देखो, P से P वेक्टर हमारा यहाँ पे खत्म हुआ और यहीं से कौन शुरू हो गया? Q शुरू हो गया। क्लियर? और एक और वेक्टर ले लो जो ऑपोजिट ऑर्डर में होंगे। देखो, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, लेकिन इसको इधर जाना चाहिए। अगर ये इधर जाता तो सेम ऑर्डर होता, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर R है वो इस डायरेक्शन में गया, यानी ऑपोजिट ऑर्डर में है। तो ऑपोजिट ऑर्डर वाला जो वेक्टर होगा ना, वो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा बाकी दोनों वेक्टर का। और वो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? P प्लस Q, यानी उन दोनों के सम के बराबर होता है। ठीक है? तो इसमें एक वेक्टर आया रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या? यानी कि R वेक्टर, जो कि किसके बराबर होगा? उन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। इसे पहचानेंगे कैसे? जो हेड टू हेड या और यानी टेल टू टेल जोड़े, यानी जिसका कॉम्बिनेशन कैसा दिखाई दे? जो हेड से हेड और टेल से टेल जुड़ रहा हो ना, उस वेक्टर को तुम क्या कहोगे? रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो, ये वाला जो R वेक्टर है, ये यहां क्या जुड़ा? टेल टू टेल, और यहां क्या जुड़ा? हेड टू हेड। यानी ये कौन सा वेक्टर हो गया तुम्हारा? रिजल्टेंट वेक्टर, व्हिच इज इक्वल्स टू सम ऑफ द टू वेक्टर। या तुम ये भी कह सकते हो कि जो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ऑपोजिट ऑर्डर का होता है। कैसा? बाकी दोनों वेक्टर के ऑपोजिट ऑर्डर। ये वेक्टर ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसे गया, और ये रिजल्टेंट ऐसे आया, यानी कि इसको ऑपोजिट ऑर्डर में आ गया। क्लियर? सेम ऑर्डर कैसे गया? जैसे मान लो ये कोई ऐसे गया, फिर कोई ऐसे गया, और फिर कोई ऐसे आ गया। इसको क्या कहते हैं? सेम ऑर्डर। और कोई ऐसे चला गया, देखो कोई यूं गया, यूं गया, और फिर तीसरा इधर आ गया, यानी कि ऑपोजिट ऑर्डर में चला गया। क्लियर? तो इसे तुम क्या कहोगे? रिजल्टेंट। इसे रिजल्टेंट नहीं कहोगे। इस वाले कंडीशन में अगर तीन वेक्टर और तीनों सेम ऑर्डर में, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट है ना, उसे जीरो कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अगर तीन वेक्टर है और तीनों सेम ऑर्डर में है, तो उनका रिजल्टेंट क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। चलो, अब कुछ बातें और करता हूं। अब मैं फिर से ना वही जाता हूं, तो मैं वही लेके चलता हूं, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। अब मुझे कुछ बातें बता। ये मान लो मैंने अपना एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्लियर? मैंने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया यहां और दूसरा ले लिया यहां। क्लियर? ये मान लो मेरा है R1 और ये क्या है मेरा? R2। और एक मैंने अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लिया, ये P से Q, और ये पॉइंट है O, और इसे मैंने कहा डेल्टा R। तो अब यहां भी तीन वेक्टर दिख रहे हैं क्या? एक है तुम्हारा R1, दूसरा है तुम्हारा R2, और तीसरा क्या है? डेल्टा R। ठीक है? इन तीनों में क्या ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन लग सकता है? बताओ, लग सकता है क्या? या इन तीनों में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा? चलो देखते हैं। तो भाई इन तीनों में रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो R2 होगा। क्यों? क्योंकि जरा ये देखो, बाकी सबको देखना। R2 जो है यहां क्या मिल रहा है? हेड टू हेड, और यहां कैसे मिला? टेल टू टेल। ठीक है? ये जो हमारा R2 है क्या मिल रहा है? हेड टू हेड और टेल टू टेल मिल रहा है। ठीक है? R1 देखो यहां क्या मिल गया? हेड और टेल मिल रहा है। या डेल्टा R क्या मिल रहा है? यहां हेड और टेल, और यहां क्या मिल रहा है? हेड टू हेड मिल रहा है। क्लियर? यानी रिजल्टेंट वेक्टर वो हो जो हेड से हेड मिला है और टेल से टेल मिले, उस वेक्टर को तुम कहोगे रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां R2 वेक्टर, यानी ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाली लाइन, ये तुम्हारा क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर है। क्यों? क्योंकि भाई ये ऐसा गया था, इसका हेड इधर है। PQ वाला वेक्टर गया था, इसका हेड इधर है, तो दोनों का हेड टू हेड मिला। और यहां पे R1 ऐसा गया था और R2 भी ऐसा गया, दोनों का टेल टू टेल मिला। तो R2 वेक्टर यहां पे क्या है तुम्हारा? रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट
वेक्टर। अब R2 वेक्टर अगर रिजल्टेंट वेक्टर है तो R2 वेक्टर किसके बराबर होगा? बाकी दोनों वेक्टर के सम के बराबर, यानी R2 इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। तो अगर मैं तुमसे कहूं भाई मुझे डेल्टा R बताओ क्या होगा, तो डेल्टा R क्या ये होगा? R2 माइनस R1। हाँ, डेल्टा R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा R क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर। और R1 भी क्या है? पोजीशन वेक्टर। यानी दोनों पोजीशन वेक्टर को अगर तुम माइनस करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब हमने निकालना सीखा था तो हमने यही अप्रोच फॉलो किया था? बिल्कुल किया था। पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो यहां से उस चीज को हमने समझ लिया। क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो जिस तरीके से तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, उसी तरीके से पैरेललोग्राम लॉ भी क्या है? वेक्टर एडिशन का ही तरीका होता है। यानी मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है, ठीक है, और उन दोनों वेक्टर को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे अगर रखना है तो क्या करना है? दोनों वेक्टर को कैसे अरेंज कर लो? इस तरीके से दोनों को टेल से टेल मिला दो और फिर दोनों के पैरेलली एक लाइन, नीचे वाले के पैरेलली एक लाइन ऊपर खींच दो और इस वाले के पैरेलली एक लाइन यहां खींचो। फिर इन दोनों का डायगोनल जो होगा ना, डायगोनल इज द रिजल्टेंट। जो डायगोनल होगा वो क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। मान लो ये वाला वेक्टर तुम्हारा क्या है? P, और ये वाला वेक्टर क्या है तुम्हारा? Q। तो डायगोनल जो तुम्हारा R होगा which is equals to P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। बात आई समझ में? यानी पैरेललोग्राम में क्या है? दो वेक्टर को तुम्हें कैसे अरेंज करना? उनको टेल से टेल मिला के अरेंज कर दो। जैसे यहां दिख रहा है ये तुम्हारा कौन सा वेक्टर था? P, और ये कौन सा वेक्टर है? Q। दोनों को हमने ऐसे टेल से टेल मिला के अरेंज कर दिया और ये डायगोनल हमारा क्या है? R वेक्टर। डायगोनल दिख रहा है R वेक्टर। अब ये R वेक्टर किसके बराबर होगा? R वेक्टर विल बी इक्वल्स टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। क्लियर? ये होता है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट आता है तुम्हारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? अब दो वेक्टर, जैसे कि पैरेललोग्राम में भी तुमने दो वेक्टर लिए, ट्रायंगल लॉ में भी तुमने दो वेक्टर लिए, अब तुम्हारे पास बहुत सारे वेक्टर। तो भाई पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे वेक्टर, उन सब का रूल क्या होगा? जितने भी वेक्टर, मान लो तुम्हारे पास A वेक्टर है, यहाँ पे B वेक्टर है, C वेक्टर है, D वेक्टर है, E वेक्टर है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी वेक्टर हैं उन सबको सेम ऑर्डर में अरेंज करते रहो। क्या करो? सबको सेम ऑर्डर में अरेंज करते रहो। फिर लास्ट में एक वेक्टर ले लो जो ऑपोजिट ऑर्डर का हो। क्या हो? यानी देखो ऐसे मिलाते गए, इसका टेल खत्म हुआ, फिर हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, इस तरीके से मिला दिए और एक वेक्टर ऐसा ले लो, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। अब ये वाले वेक्टर की खासियत क्या है? एक तो ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, साथ के साथ यहाँ क्या मिल रहा है भाई? देखो टेल टू टेल, और यहाँ क्या मिला? हेड टू हेड। यानी ये वाला जो वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर है? तुम्हारा R वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है? बाकी सारे वेक्टर के सम के बराबर। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर, जितने भी वेक्टर होंगे उन सबके सम के बराबर। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे तुम एक एक करके ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो। जैसे OK क्या है तुम्हारा? A वेक्टर, और KL तुम्हारा क्या है? B वेक्टर। तो इन दोनों का सम जो होगा वो ये वाला है। क्लियर? ये A प्लस B। अब तुम्हारे पास A वेक्टर, एक वेक्टर है A प्लस B और दूसरा वेक्टर क्या है? C है। तो A प्लस B और C का रिजल्टेंट ये हो गया A प्लस B प्लस C। क्लियर? इस तरीके से भी समझ सकते हो। ये होता है तुम्हारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। एनालिटिक मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी इसमें भी बेसिकली वेक्टर ही हम ऐड कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने वेक्टर एडिशन के मेथड सीखे ना वो ग्राफिकली थे, ये एनालिटिक है। यानी कि अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, किसी न्यूमेरिकल्स में अगर वेक्टर का अप्रोच लगाना होगा एडिशन वाला, तो वहां पे हम कौन सा मेथड लगाएंगे? एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड हमें क्या देता है? एक फॉर्मूला दे देता है दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का, यानी दो वेक्टर को जोड़ने का। जैसे कि इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो एक वेक्टर क्या है हमारा? P, और दूसरा वेक्टर हमारा क्या है? Q है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या बना? तो इन दोनों के बीच का एंगल बना थीटा। इनका रिजल्टेंट क्या है? R। तो R क्या होगा? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। यानी रिजल्टेंट क्या दे रहा है तुम्हें? दोनों वेक्टर का सम दे रहा है।
तो रिजल्टेंट निकालने का ना एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कहता है? R इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा ना, इस फॉर्मूले से तुम किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट यानी कि उनका सम फाइंड कर सकते हो। क्लियर? अब यहां पे PQ क्या है? P इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी ये इस एंगल की बात हो रही है, उन दोनों वेक्टर के एंगल की बात हो रही है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अगर 12th में हो तो 12th में भी ये फॉर्मूला काम आने वाला है, 11th में हो तो 11th में भी ये फॉर्मूला काफी ज्यादा काम आने वाला है। क्लियर? चलो अब ये कुछ और बातें कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक और एंगल तुम्हें दिख रहा होगा फाई। फाई क्या है? ये हमारा आर वेक्टर और ये हमारा पी वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है? तुम्हारा फाई। एंगल बेसिकली पता है क्या बताता है? एंगल बताता है डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। यानी कि अगर तुम्हें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है ना रिजल्टेंट वेक्टर का, तो यहां जो फाई है ना, उसको tan फाई के साथ रिलेट करके उसकी वैल्यू निकाल दो, यानी tan फाई की वैल्यू निकालो। तो tan फाई क्या होगा? तो अगर इस पूरे ट्रायंगल को देखोगे ना, इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC, तो अगर ये एंगल यहां पे फाई बन रहा है तो एंगल के सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, यानी BC इज द परपेंडिकुलर एंड OC इज द बेस। तो tan थीटा होता भी क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन में OC। तो BC को BC रहने दो, OC को तुम क्या लिख सकते हो? OA प्लस AC। तो BC इक्वल्स टू OA तुम्हारा क्या है? O है तुम्हारा P प्लस AC। तो अगर तुम यहां से BC और AC की वैल्यू निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हो, देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ R। यानी किसी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए उसका एंगल निकालो। एंगल निकाल लेंगे, मान लो हम क्या कहेंगे? 30 डिग्री। मान लो एग्जांपल के लिए मैंने क्या कहा? 30 डिग्री। तो कहेंगे भाई P से कितना रोटेट कर जाओ? 30 डिग्री रोटेट कर जाओ, तुम्हें क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन, और सॉरी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि P से 30 डिग्री रोटेट कर जाओ, घूम जाओ, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी होगा हम बता देंगे। तो यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना हमें ये रिजल्टेंट, तो हम कहेंगे P वेक्टर से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाओ तो तुम्हें कौन मिल जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? बात आई समझ में? अच्छा, अब BC और AC की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। तो BC की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल है क्या? अगर मैं कह रहा हूं ये वाला एंगल क्या है? Q है। ये सॉरी, ये जो BA है ये क्या है? तुम्हारा Q है। और ये वाला जो एंगल है ये क्या है? थीटा है। क्लियर? तो क्या यहाँ पे वो जो 10th क्लास में हम रिलेशन पढ़ते थे उस रिलेशन का यूज करके निकाल सकते हैं? तो ये एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जिसके ऊपर गिरे वो क्या होती है? बेस। तो यहाँ पे रिलेशन किसके बीच में है भाई? हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो साइन का ले लो। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि BA, एंड BA इज नथिंग बट Q वेक्टर। तो यहाँ पे BC क्या आ गया? BC आ गया Q इंटू में साइन थीटा। क्लियर? इसी तरीके से अब यहां देखो, तुम्हें क्या निकालना है? AC निकालना है। तो अब यहां ले लो cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस, यानी AC अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है Q। तो AC इक्वल्स टू क्या आएगा? Q इंटू cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो, BC की जगह क्या पुट कर दो? Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस AC की जगह क्या पुट कर दो? Q cos थीटा। तो जब यहां पे सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? tan फाई, वहां से फाई निकाल के हम एंगल बता देंगे। तो इस तरीके से डायरेक्शन ऑफ R भी निकालते हैं। ठीक है? चलो अब कुछ केसेस लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है? चलो अब केसेस क्या ले रहा हूं मैं कि मान लो मेरे पास दो वेक्टर है। ठीक है? एक वेक्टर
वही मान लो p वेक्टर है और दूसरा वेक्टर मेरे पास q वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या बना, तो एंगल मैंने कहा 90। यानी अब मैं कह रहा हूं कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर यानी थीटा इज 90, तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा। पहले रिजल्टेंट निकालने से पहले एक चीज ध्यान रखो कि रिजल्टेंट जो होता है ना, वो हमेशा दोनों वेक्टर के डायगोनली जाएगा। यानी अगर मुझे p और q का रिजल्टेंट पता करना होगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसा जाएगा, डायगोनली जाएगा। अब कितना होगा वो निकालना पड़ेगा हमें, तो वो निकालने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, r इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो थीटा यहाँ क्या है 90, तो लिख दिया मैंने 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो cos 90 की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरा का पूरा टर्म 2pq cos 90 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। क्लियर। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, अंडर रूट के अंदर सिंपल p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कर दो, यानी p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस q वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को सम कर दो। क्लियर। चलो नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस में कह रहा हूं इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर p इस डायरेक्शन में है तो q भी सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों पैरेलल है। कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है, देखो p वेक्टर अगर ऐसा है तो q वेक्टर ऐसा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। चलो तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, इट मींस दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई क्या, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो इसकी जगह तुम 1 पुट करोगे तो r इक्वल्स टू क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और ये तो कुछ फॉर्मूला होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या p प्लस q का होल स्क्वायर नहीं बनता, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये क्या बन गया भाई तुम्हारा p प्लस q का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी रिजल्टेंट कितना आ गया, p प्लस q। बात आई समझ में। यानी कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं तो कुछ मत सोचो, उसको सीधे सीधे जोड़ दो। क्लियर। अगर मैंने कहा कि एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर वो भी इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू मैंने कहा 4 न्यूटन, इसकी वैल्यू मैंने कहा 3 न्यूटन, उनको सीधा सीधा क्या करो, जोड़ दो। कुछ नहीं, 4 प्लस 3 यानी रिजल्टेंट कितना आ गया, 7 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, तो भाई इसी डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर है उसी डायरेक्शन में तुम्हारा रिजल्टेंट भी होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस के अंदर मैं थीटा को क्या ले रहा हूं, 180 डिग्री ले रहा हूं। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ये मेरा p और ये मेरा q वेक्टर है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट हो गए तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 90। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं, तो r इक्वल्स टू क्या आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180। अब cos 180 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, -1 होता है। मैं यहां लिख देता हूं साइड में, cos 180 डिग्री इज इक्वल्स टू -1। ये मैंने जो तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स समझाया था ना, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने समझाया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो cos 180 की वैल्यू -1, तो रिजल्टेंट कितना आया, तो रिजल्टेंट आया हमारा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर मैं यहां -1 पुट कर दूं तो बन जाएगा -2pq। तो ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर -2pq, यानी p माइनस q का होल स्क्वायर। हाँ, बात आ रही समझ में। तो r इक्वल्स टू यहां क्या आया, इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, r इक्वल्स टू अंडर रूट p माइनस q का होल स्क्वायर। या तुम ये भी तो लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, और q माइनस p का होल स्क्वायर। अरे बात तो सेम ही है ना, q माइनस p का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2qp। तो बात तो यही है, यही लिखोगे सेम।
यानी तुम इसे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो और q माइनस p का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट, यानी तुम p माइनस क्यू भी कर सकते हो या फिर p माइनस क्यू कर सकते हो या q माइनस p कर सकते हो। तो इसका सिंपल एक तरीका बता देता हूं, क्या, मॉड के अंदर लिख दो p माइनस क्यू, सिंपल, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर देगा। अब एक चीज और समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उन दोनों को माइनस कर दो, बिना कुछ सोचे समझे, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है नहीं है, माइनस कर दो। तो किसमें से किसे माइनस करें, p में से q को या q में से p को, क्योंकि दोनों सेम फॉर्मूला ही दे रहा है। हमेशा ज्यादा वाले वेक्टर में से कम वाले वेक्टर को माइनस करना, जो ज्यादा क्वांटिटी वाला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करना, ठीक है। तो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा किस डायरेक्शन में, ज्यादा वाले वेक्टर के डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर। अब मुझे दिख रहा है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे सीधा सीधा माइनस करना है, तो अब मैं a माइनस बी करूं या b माइनस a करूं, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, a में से b को घटाऊंगा। क्यों, क्योंकि भाई a मुझे ज्यादा दिख रहा है, तो a में से जब b को घटाऊंगा तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा मुझे, क्योंकि रिजल्टेंट मुझे मिलेगा ना a माइनस बी करने पे, तो रिजल्टेंट मुझे किधर मिलेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ a, जिस डायरेक्शन में a है उसी डायरेक्शन में, यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के डायरेक्शन में तुम्हारा रिजल्टेंट जाएगा। क्लियर, चलो, तो ये कुछ स्पेशल केसेस थे जिसको हमने डिस्कस करा बहुत अच्छे से। चलो कुछ बातें और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ गया, अब जोड़ना तो सीख लिया, अब घटाने की बात हो रही है। तो देखो घटाने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं आता, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, रिजल्टेंट निकालने का, रिजल्टेंट निकालने का यही तो फॉर्मूला पढ़ा, क्या, कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स है, यहाँ a और b है, तो a b के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का है, कब, जो दो वेक्टर का सम कर रहे हो और माइनस कर रहे हो, तो देखो सिंपल से क्या हो जाता है, मान लो ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और ये इन दोनों का रिजल्टेंट a प्लस b, और उसकी वैल्यू ये हमने लिख दी यहाँ पे कि भाई अगर तुम्हें रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, यू विल गेट द वैल्यू। अब माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए मैंने b वेक्टर का एक b वेक्टर को सुपर इंपोज कर दिया, यानी कि b वेक्टर को मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लिया। तो क्या ये b से माइनस b बन गया, अरे b वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दिया। तो डायरेक्शन ऑपोजिट करने का मतलब क्या है कि भाई तुमने उसके डायरेक्शन को बदल दिया, यानी उस वेक्टर को नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया। क्लियर, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वाला अगर मान लो इधर हमारा प्लस x होता है तो इधर क्या होता है माइनस x, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। तो इधर तुम अगर प्लस आई कैप लिखते हो तो इधर क्या लिखते हो, माइनस आई कैप लिखते हो। क्लियर, इधर क्या लिखते हो तुम, माइनस आई कैप लिखते हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो ये क्या बन गया, माइनस बी कैप। तो अब तुम्हारा रिजल्टेंट होगा ये, क्योंकि देखो टेल टू टेल एंड हेड टू हेड। अब यहां जो ये रिजल्टेंट तुम्हारा आर कैप आएगा उसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे, a वेक्टर प्लस माइनस का b वेक्टर, क्योंकि ये वाला तो a वेक्टर लेकिन ये वाला क्या है, माइनस का b वेक्टर। तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, a वेक्टर माइनस b वेक्टर। यानी ये जो रिजल्टेंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां देखो इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, इस वेक्टर को देखो, वेक्टर जो होते हैं ना फ्री टू रीलोकेट होते हैं, उनको उनके आगे उनका जो आगे का हेड होता है उसको पकड़ के तुम खींच सकते हो, यानी टेल को तुम कहीं भी रीलोकेट कर सकते हो। तो इस वेक्टर को मैंने आगे पकड़ के खींच दिया थोड़ा, तो ये बन गया इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हुआ, 180 माइनस थीटा। क्लियर, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। यानी अब a वेक्टर और ये जो माइनस b वेक्टर है इनके बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। यानी फॉर्मूला यही रहेगा, a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा लेंथ है वो तो पॉजिटिव रहेगा, तो उसका स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab cos थीटा है ना, वहां पे तुम क्या लिखोगे, 180 माइनस थीटा। क्लियर, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। वो जो a और b दोनों वेक्टर है ना, यहां जो तुमने a लिखा और b लिखा है
उनके बीच का एंगल लिखते हैं यहाँ पे। तो अब तुम्हारा ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर जो है एक्चुअली वो माइनस बी है, और उन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा नहीं है, नीचे वाला एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, बहुत अच्छे से समझा है। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहां क्या लिखोगे, r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos माइनस थीटा है। तो इस माइनस को हम क्या कर देंगे, ये जो माइनस cos थीटा है ना, इस माइनस को आगे खिसका दो। एक मिनट से मिटाता हूं मैं। इस माइनस को यहां पे लिख दो। बात आई समझ में? यानी cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो ये जो माइनस cos थीटा उस माइनस को यहां कर दिया, तो ये आ गया रिजल्टेंट। यानी दो वेक्टर को अगर तुम माइनस कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये आ गया। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि टू फोर्स 5 न्यूटन एंड 7, दो फोर्स है हमारे पास, एक कितना है 5 न्यूटन और एक क्या है 7 न्यूटन, act on a particle with an angle of 60 degree between them, find the resultant force। obviously मान लो कह रहा है एक फोर्स ये है और ये जो फोर्स हो कितने न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स मान लो ये है, ये कितने न्यूटन का है, 7 न्यूटन का। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल बन रहा है भाई तुम्हारा 60 डिग्री। अब तुमसे कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो ऑब्वियसली ध्यान रखना कि रिजल्टेंट फोर्स तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, यानी जो तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, दोनों के डायगोनली। तो चलो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मान लेते हैं इसे थोड़ी देर के लिए A और इसे थोड़ी देर के लिए B। तो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते लिखते याद भी हो जाएगा हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? तो r इक्वल्स टू a स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना, 5 न्यूटन, तो 5 ही लिखो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉस थीटा, थीटा इज 60 डिग्री। अब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमें मिलेगा आंसर 25 प्लस 49 प्लस 7 5 35 और 35 इंटू 2 क्या आ गया 70 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। हाँ सही है ना, 1/2। तो 1/2 से इसको कैंसिल करो 70 को, तो कितना आ गया 25 प्लस 49 प्लस 35। अब इसको ऐड कर दो, 35 5 40 60 और ये कितना आ गया 109 आया क्या, यानी अंडर रूट 109 न्यूटन। यानी जो टोटल फोर्स लग रहा है ना बॉडी पे, जो रिजल्टेंट फोर्स लगा, एफ नेट लिख रहा हूं, एफ नेट का मतलब रिजल्टेंट फोर्स, वो कितने का लग रहा है उस पार्टिकल पे, 109 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से तुम वेक्टर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यानी वेक्टर के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहां पे जो एनालिटिकल मेथड में हमने जो फॉर्मूला सीखा ना, r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। यानी कभी भी तुम्हें दो फोर्स दे, दो वेक्टर क्वांटिटी कोई भी दी और तुम्हें उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए तुम यही फॉर्मूला यूज करोगे। क्लियर? बात आ रही समझ में? और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उन दोनों वेक्टर के डायगोनली उनका रिजल्टेंट होगा। यानी 109 रूट 109 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा होगा, तो भाई इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा, अंडर रूट 109 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। क्लियर? बात आई समझ में? चलो और देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टर को रिजॉल्व करना, वेक्टर को डिवाइड करना, वेक्टर को तोड़ना, ऐसा समझो। ऐसा कब करते हैं? ऐसा तब करते हैं जब एक वेक्टर दो दो डायरेक्शन को शो करे। अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसा, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, या मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है, या मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है, मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है,
तो यहां पे जितने भी वेक्टर मैंने ड्रॉ किए ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चारों जो वेक्टर मैंने यहां पे ड्रॉ किया, ये चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। पहला इधर जा रहा है, दूसरा तुम्हारा नीचे की तरफ जा रहा है, तीसरा ऊपर की तरफ जा रहा है, चौथा तुम्हारा इधर जा रहा है। यानी ये चारों के चारों वेक्टर सिर्फ एक ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अब जो मैं बना रहा हूं वेक्टर, इसको देखो ध्यान से। अब मैंने ये जो वेक्टर बनाया, क्या ये एक परफेक्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा नहीं? ये भाई ऐसा इंक्लाइंड है थोड़ा। इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ? ये थोड़ा थोड़ा आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इंक्लाइंड का मतलब ये वेक्टर को देख के तुम क्या सोच रहे हो? ये ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। जैसे घर में अपने सीढ़ियों पे चढ़ते हो, तो सीढ़ियों पे चढ़ते हो तो क्या होता है? तुम सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के यहां से वहां भी पहुंच गए, आगे भी और ऊपर भी बढ़ गए। यानी वहां पे जो तुम्हारा मोशन होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। क्लियर? भाई तुमने यहां से चलना शुरू किया था और यहां पहुंच गए, होता है। यानी तुम आगे भी बढ़े और साथ के साथ नीचे से ऊपर भी पहुंच गए, यानी दो डायरेक्शन में मोशन किया। तो इसी तरीके से अगर मान लो कोई इस तरीके का वेक्टर है, वो कितने डायरेक्शन को इंडिकेट करता है? दो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा ये कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर एक इस डायरेक्शन को भी इंडिकेट कर रहा है और एक इस डायरेक्शन को भी इंडिकेट करता है। तो यानी अभी हमने क्या कर दिया? ए वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया इसके दोनों डायरेक्शन में, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली डायरेक्शन को मैं ax वेक्टर में लिख सकता हूं, सॉरी हॉरिजॉन्टली को, और वर्टिकली को मैं क्या लिख सकता हूं? ai वेक्टर में लिख सकता हूं। ax वेक्टर का मतलब a का वो कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में है, और ay वेक्टर का मतलब a का वो कंपोनेंट जो y डायरेक्शन में है। क्लियर? अब यहां पे मैंने कहा कि ये एंगल बन रहा है थीटा। ये एंगल कितना बना हमारा? थीटा बना। तो अगर ये एंगल थीटा बना है ना, तो ax होता है तुम्हारा a cos थीटा और ay हो जाता है तुम्हारा a sin थीटा। ay यहां लिखता हूं मैं इक्वल्स टू डाल के a sin थीटा। ये चीज ध्यान रखना होगा तुम्हें, ठीक है? यानी कि a वेक्टर है हमारे पास, वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड अगर कहीं भी वेक्टर दिख जाए तो उसके दो कंपोनेंट कर देना, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और दोनों जो कंपोनेंट करोगे वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। यानी ए वाई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन ए एक्स वेक्टर। यानी जो रिजोल्यूशन कर रहे हो ना, दो वेक्टर जो तुम तोड़ रहे हो, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्लियर? तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ए एक्स कॉस थीटा, जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ए साइन थीटा। अब ये कैसे हुआ समझो। जिधर एंगल थीटा बन जाए उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लिख दो वेक्टर के साथ, और जिधर एंगल थीटा ना बने उधर साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिख दो वेक्टर के साथ। क्लियर? अब एग्जांपल के तौर पे मुझे कुछ क्वेश्चन लेने पड़ेंगे और समझो इसे, बताना मुझे। मैंने कहा कि कोई वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। तुमने ऐसे फेंका किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऐसे फेंकने का मतलब क्या हो गया? इस तरीके से फेंकने का मतलब ऐसे कि भाई तुमने उसे जो वेलोसिटी दी वो हॉरिजॉन्टली भी दी और वर्टिकली भी, दो डायरेक्शन में दी। क्योंकि जो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, आगे भी बढ़ा और ऊपर भी गया, ऐसा। इस तरीके से अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे ऐसा, तो क्या हो रहा है भाई? ये ऊपर गया, क्या यहां से पहुंचते पहुंचते देखो यहां पहुंच गया ऊपर, और आगे भी बढ़ गया, यहां से फेंका और यहां तक पहुंच गया। यानी ये टू डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। क्लियर? तो यहां पे इसका रिजोल्यूशन होगा, तो एक रिजोल्यूशन होगा हॉरिजॉन्टली यानी एक्स डायरेक्शन में जिसे तुम वीएक्स कह दो, और एक और तुम्हारा रिजोल्यूशन होगा वाई डायरेक्शन में जिसे तुम वी वाई कह दो। तो वीएक्स तुम्हारा क्या आएगा? वीएक्स तुम्हारा होगा वी cos 30 डिग्री। क्लियर? जिधर एंगल दिखे उधर cos थीटा लिख देना, उधर cos थीटा वाला कंपोनेंट आएगा, और जिधर एंगल ना हो उधर sin थीटा वाला कंपोनेंट आएगा। क्लियर? तो तुम्हारा Vx क्या आ गया? Vx आ गया V cos 30, और Vy क्या आ गया? ये आ गया V sin 30। क्लियर? यानी तुम V वेक्टर को ऐसे भी लिख सकते हो। V वेक्टर को तुमने दो पार्ट में रिजॉल्व किया, एक Vx और एक Vy। Vx किधर है? x, जिसे तुम i कैप लिख सकते हो। Vy किधर है? y डायरेक्शन में, जिसे तुम j का लिख सकते हो। तो V वेक्टर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये होता है तुम्हारा रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। यानी अगर कोई वेक्टर इंक्लाइंड है ना,
तो उसको रिजॉल्व कर दो दो पार्ट में, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली, ठीक है। और जिधर एंगल थीटा बन रहा होगा, ठीक है, जिस साइड तुम्हारा एंगल थीटा बन रहा होगा उस साइड वाले कंपोनेंट को cos थीटा लिखोगे और दूसरे साइड वाले कंपोनेंट को sin थीटा के टर्म में लिखोगे। क्लियर? अब मान लो मेरा कोई वेक्टर ऐसा है, मैंने कहा ये कोई वेक्टर है, मान लो a मान लेते हैं, चलो एक्सेलरेशन मान लेते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट इधर बनेंगे क्या, एक इधर और एक इधर, और मैंने कहा यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a sin थीटा। जिधर एंगल बना रहा है उस वाले कंपोनेंट को cos थीटा के साथ लिख दो, ठीक है। ये a वेक्टर है तो a वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड लोगे यहाँ पे और साथ में बस cos थीटा, क्यों, क्योंकि एंगल ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है। इसी तरीके से इधर वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यहाँ a वेक्टर है तो a वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे और साथ में sin थीटा। क्लियर? और मान लो कोई वेक्टर ऐसा दे दे a, तो इसके कंपोनेंट तुम ऐसे करोगे, ऐसा और कुछ ऐसा, यानी ये दोनों ना जो तुम कंपोनेंट कर रहे हो वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री मस्ट होने ही चाहिए। कंपोनेंट मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, यानी जो रिजॉल्व करके जो उस वेक्टर के दो कंपोनेंट मिलेंगे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मान लो वेक्टर को इस डायरेक्शन में, उसका तुम्हें कंपोनेंट करना है, तो उसके कंपोनेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री बन गया तुम्हारे। तो इधर वाला मान लो एंगल थीटा बन रहा है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos थीटा, a cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट लिखा नहीं, यहां लिख देता हूं साइड में, यहां लिख देता हूं इसका कंपोनेंट a cos थीटा। क्लियर? तो ये होता है तुम्हारा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत अच्छे से समझ लेना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद। अब हमसे क्या कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था स्टार्टिंग में ही, यूनिट वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक वेक्टर फाइंड करो, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 25, और वो वेक्टर किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो दो पैरेलल वेक्टर के यूनिट वेक्टर सेम होते हैं, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल वेक्टर तो उन दोनों का डायरेक्शन सेम तो यूनिट वेक्टर सेम, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। और वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू में यूनिट वेक्टर, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम्हें वेक्टर मिल जाएगा। और ये मान लो ये जो 3i+2j वो हमारा कोई b वेक्टर है, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब हमने दो वेक्टर को जोड़ना सीख लिया, दो वेक्टर को घटाना सीख लिया। अब आते हैं दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन पे, दो वेक्टर को गुना करना सीखते हैं, मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो देखो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज स्केलर प्रोडक्ट, जिसे तुम डॉट प्रोडक्ट कहते हो। सेकंड वन इज वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे तुम स्केलर प्रोडक्ट कहते हो। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि इसमें जो तुम्हें आंसर मिलने वाला है ना, उसमें कोई डायरेक्शन वाला टर्म नहीं आने वाला, तभी तो तुम स्केलर कह रहे हो। स्केलर का मतलब क्या है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट अगर तुम किसी दो वेक्टर का करते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा वो सिर्फ स्केलर आएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो तुम्हारा आंसर आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, यानी कि डायरेक्शन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड वाला टर्म आएगा, 1 2 3 4 5 6 डायरेक्शन नहीं आएगा। और स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, स्केलर नहीं है, क्या ही क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब तुम दो वेक्टर का करोगे तो उसका जो आंसर आएगा ना, उसके आंसर में मैग्नीट्यूड तो होगा और साथ के साथ तुम्हें डायरेक्शन भी दिखाई देगा। क्लियर? इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जहां भी डायरेक्शन की बात आ गई यानी कि वहां पे वेक्टर का टर्म आ गया। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको भी एक एक करके हम समझते हैं, बहुत इजी है भी। सबसे पहला स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है क्या, डॉट प्रोडक्ट। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर है a और कोई दूसरा वेक्टर है b, और उन दोनों के बीच में डॉट लगा दिया, इट मींस उनका क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट। तो a डॉट b इक्वल होता है a b cos थीटा। ये चीज तो बिल्कुल याद रखो। डॉट प्रोडक्ट हटा
तो cos थीटा लगा, डॉट प्रोडक्ट हटा तो cos थीटा लगा, यानी a डॉट b is equals to ab cos theta. A is what? Magnitude of A. B is what? Magnitude of B. And theta is the angle between A vector and B vector. Clear? A और B, जैसे मान लो A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा? थीटा। तो यहां पुट करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहां से एक और रिलेशन भी बना सकते हो, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन में AB। यहां से तुम cos थीटा का यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर भी निकाल सकते हो। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? A डॉट B को किससे डिवाइड कर दो? AB से, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ B। इससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें वहां से cos थीटा मिल जाएगा, और cos थीटा मिलने का मतलब क्या है? दो वेक्टर के बीच का एंगल मिल गया। लेकिन वो तो तब निकाल सकते हैं ना जब हमें A डॉट B करना आए, तो वो सीखते हैं A डॉट B करना। उससे पहले कुछ चीजें और समझो, जैसे कि यहां देखो, मैंने यहां पे फिर से वही कार्टेशियन प्लेन ले ली। ये मेरा है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप। अब मुझे बताओ, अगर मैं आई डॉट आई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? ठीक है, अगर मैं ए डॉट बी कर रहा हूं तो उसका रूल क्या है लिखने का? ए बी कॉस थीटा। यानी ए डॉट बी कह रहा हूं तो भाई ए का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर बी का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर कॉस थीटा यानी दोनों के बीच में जो एंगल है उसे कॉस के साथ लिखो। तो अगर मैं आई डॉट आई कर रहा हूं तो आई का मैग्नीट्यूड लिखो, तो हमें पता है आई इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। फिर दूसरे आई का लिखो 1, फिर cos थीटा। तो आई और आई के बीच में एंगल क्या आएगा? 0, क्योंकि आई और आई दोनों कहां लाई करेंगे? एक दूसरे का ऊपर, यानी एक्स एक्सिस पे, यानी cos 0। तो cos 0 की वैल्यू भी कितनी हुई? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आ गया? 1 आ गया। यानी आई डॉट आई की वैल्यू कितनी आई? 1। इसी तरीके से अगर मैं कहूं जे डॉट जे करोगे तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। और के डॉट के करोगे उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर? बात आई समझ में? आई डॉट आई करने पे कितना आ रहा है? 1। जे डॉट जे करने पे कितना आ रहा है? 1। एंड के डॉट के करने पे कितना आ रहा है? 1। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूं भैया आई डॉट जे कर दो, तो रूल वही लगाओ, आई डॉट जे करना, यानी आई का मैग्नीट्यूड, आई एंड जे इज द आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर जे का मैग्नीट्यूड भी 1 और cos थीटा। तो देखो आई और जे के बीच में एंगल क्या बना? 90। तो ये आ गया भाई तुम्हारा 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी है? तो भाई cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो 1 इंटू 1 इंटू 0 यानी आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि भैया आई डॉट जे की आप जे डॉट के कर दो, तो जे डॉट के भी क्या आएगा? 0। के डॉट आई भी क्या आएगा? 0। तो ये चीज ध्यान रखना, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, यानी सेम यूनिट वेक्टर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? 1। लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई करो, यानी ऑपोजिट यूनिट वेक्टर जो है उनका अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो वैल्यू क्या मिलती है? 0 मिलती है। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? बात आ रही है समझ में? तो अगर ये चीज ध्यान है तो हम यूनिट वेक्टर हम ए डॉट बी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें और मैं बता देता हूं। ए डॉट ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर। क्योंकि ए यहां आई डॉट आई कर रहे हो तो वैल्यू 1 मिल रहा है, क्योंकि आई और आई दोनों क्या यूनिट वेक्टर है तो उनकी वैल्यू 1 1 होगी। अब यहां मैंने ये थोड़ी कहा कि ए इज यूनिट वेक्टर एंड बी ए इज यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू 1 1 होगी नहीं होगी हमें नहीं पता। तो हम क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। क्यों लिखेंगे समझ, जैसे तुम ए डॉट ए लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फिर दूसरे ए का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच में एंगल। तो दोनों वेक्टर सेम है ए और ए, तो एंगल दोनों के बीच में क्या आएगा? ऑब्वियसली 0। और cos 0 की वैल्यू 1, तो a का मैग्नीट्यूड इनटू a का मैग्नीट्यूड इनटू 1 क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। उसके बाद a डॉट b इक्वल होता है तुम्हारा b डॉट a डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये चीज भी ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। a डॉट ए इज ए स्क्वायर, b डॉट बी बी का स्क्वायर। ठीक है?
ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट, यानी ए डॉट बी करने पे तुम्हें जितना आंसर मिल रहा है उतना ही तुम्हें बी डॉट ए करने पे भी आंसर मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब आते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट करते कैसे हैं दो वेक्टर का, उसको समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, और मान लो कोई दूसरा वेक्टर है बी जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 5k, और तुम्हें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि a डॉट b करना है। तो यहां लिखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्लियर, बात आई समझ में। अब इनको सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर दो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, ठीक है। तो 2i को 3i के साथ करो, तो 2i को 3i के साथ करोगे तो 6 आएगा, क्यों, क्योंकि 3 2 जा क्या होगा 6, और i को i के साथ जब करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1। अभी हमने देखा ना i डॉट i इज इक्वल्स टू 1, और 3 इंटू 2 इज 6, तो 6 इंटू 1 कितना आ गया 6 आ गया, क्लियर। इसी तरीके से j को j के साथ करो, तो 3 इंटू 2 क्या आ गया 6, और j को j के साथ करोगे 1, यानी ये भी क्या आ गया 6 आ गया। फिर k वाले टर्म को k वाले से करो, तो 5 4 जा 20, और k इंटू k क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको जोड़ दो, 20 और 6 26, और ये कितना आ गया 32, यानी a डॉट b कितना आ गया 32। तो डॉट प्रोडक्ट करना आ गया क्या, बड़ा सिंपल है, a वेक्टर लो b वेक्टर लो, दोनों के बीच में डॉट लगा दो, डॉट लगाने के बाद क्या करो, i को i के साथ मल्टीप्लाई, j वाले टर्म को j वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई, k वाले टर्म को k वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई। अगर उनके बीच का साइन प्लस है जोड़ो, माइनस है घटाओ, बाकी साइन तो तुम्हें बताइए कैसे करना है। तो भाई तुम्हारा a डॉट b कितना आ गया 32। अब 32 कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, ऑब्वियसली स्केलर है भाई, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, इसीलिए भाई ये जो a डॉट b जो तुम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो उसको तुम क्या कहते हो, स्केलर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है, बिना डायरेक्शन वाली क्वांटिटी देता है, क्लियर, बात आई समझ में। चलो अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखो। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर a and b are perpendicular on each other, then a dot b is equals to g। ये चीज ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के ऊपर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। या जिन भी दो वेक्टर, मान लो दो तुम्हें नॉन जीरो वेक्टर गिवन है, ऐसे वेक्टर नहीं जिनकी वैल्यू 0, दो नॉन जीरो वेक्टर गिवन है और दोनों का तुमने डॉट प्रोडक्ट किया, और डॉट प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आ गया 0 आ गया। इट मींस कि वो दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अरे यही देखो ना, तुमने अभी i डॉट j किया, क्या किया, अब देखो ये होता है तुम्हारा i, और ये होता है तुम्हारा j, और ये होता है तुम्हारा k, ऐसे ही होता था। तो i डॉट j करने पे आंसर क्या आया 0 आया, क्या, क्यों, क्योंकि i और j एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। इसी तरीके से तुमने j डॉट k किया, क्या j डॉट k करने पे भी आंसर क्या आया 0, क्यों, क्योंकि j और k भी एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, क्लियर, बात आई क्या समझ में। तो डॉट प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटेगा, एक बार और मैं कह लूं, अगर मैं a डॉट b कहीं लिख दूं इस तरीके से, चलो नीचे लिखता हूं, अगर मैं कहीं a डॉट b इस तरीके से लिख दूं तो तुम इसे कैसे लिखोगे, a b cos थीटा, जब भी डॉट हटा cos लगा, क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। और डॉट प्रोडक्ट करना आ गया हमें, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपल क्या करेंगे, i को i के साथ, j को j के साथ, और k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। छोटी छोटी वो बातें और पता लगी कि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी जैसे i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k क्या होता है हमारा 1 होता है, और i डॉट j, j डॉट k डॉट i, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। और दो हमारे पास नॉन यूनिट वेक्टर है, सॉरी नॉन यूनिट वेक्टर है, जैसे a और a करोगे दोनों यूनिट वेक्टर नहीं है मान लेते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर।
और क्या सीखा हमने कि भाई a डॉट बी इक्वल होता है किसके, b डॉट a के। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें डॉट प्रोडक्ट में पता होनी चाहिए। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं और आगे थोड़ा। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले कुछ एंगल समझाया हुआ है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे देखते हैं। जैसे मान लो ये वेक्टर a है और यहाँ पे हमारा क्या है, वेक्टर b है। तो हमें पता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे भी, जैसे वहां भी देखा रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, वहां भी क्या था, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एंगल जो देखते हैं ना, हमेशा तुम टेल और टेल के बीच में देखना। जैसे मान लो मैंने कहा एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो अगर तुमने कहा ना इनके बीच का एंगल ये होगा, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तुम्हें क्या करना है, जब भी एंगल देखना है तो दोनों वेक्टर के टेल से टेल को मिला दो। तो ये वाला जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर हमेशा फ्री टू रीलोकेट होता है। तो ये जो नीचे वाला वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर a है और ये वेक्टर तुम्हारा b है, तो b वेक्टर को यहां से उठा के यहां लाके रख दो। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्लियर? और हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं दोनों वेक्टर के बीच का। अब जैसे तुम ही बताओ, एक एंगल इधर बना अल्फा और एक एंगल इधर बना थीटा, इन दोनों में से छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली थीटा हमारा क्या है, छोटा किससे, अल्फा से। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। इसी तरीके से देखो यहाँ पे a वेक्टर और यहाँ पे b वेक्टर, यहाँ पे दे रखा है 120, तो क्या इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a वेक्टर को उठा के मैं थोड़ा सा आगे लेके आऊंगा। क्लियर? अब यहाँ टेल टू टेल मिल गया। अब ये वाला एंगल जो होगा, दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब ये वाला एंगल कितना होगा? ऑब्वियसली 60 होगा। और इधर जो एंगल था वो कितना बन रहा था? 120 बन रहा था। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर जो होता है स्मॉलर होता है। इसी तरीके से ये देखो a वेक्टर और ये क्या है तुम्हारा b वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल यहाँ कितना दे रखा है? 150। तो क्या 150 एंगल बिटवीन टू वेक्टर? नहीं, 150 नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो भाई इस वेक्टर को भी थोड़ा सा उठा के ले आओ ऊपर की तरफ, जैसे ये लेके आया इस डायग्राम में, दिख रहा है क्या? अब यहाँ पे टेल टू टेल मिल गए दोनों वेक्टर के, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो अगर ये 150 है तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। किस तरीके से दो वेक्टर के बीच का एंगल देखते हैं, टेल टू टेल देखते हैं और स्मॉलर एंगल देखते हैं। ये दो पॉइंट ध्यान रखना। एंगल के लिए क्या करोगे, दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला देना, टेल टू टेल मिला दो, टेल टू टेल मिला दो। और टेल टू टेल मिलाने के बाद जो उन दोनों के टेल के बीच में एंगल बनेगा, जैसे ये क्या किया, टेल टू टेल बनाया, दोनों के बीच में एंगल थीटा बना। टेल टू टेल मिलाया, दोनों के बीच में एंगल क्या बना? 60 डिग्री। टेल टू टेल मिलाया, दोनों के बीच में एंगल क्या बना? 30 डिग्री। दिस इज योर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा ना, प्रोडक्ट जो होते हैं वेक्टर के दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा क्या होता है? वेक्टर। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है? जैसे मान लो यहां पे कि हमारे पास a वेक्टर है और b वेक्टर है, हम इन दोनों वेक्टर का क्या कर रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो a क्रॉस b इक्वल होगा a b साइन थीटा और साथ में लग जाता है यहाँ पे एन कैप। अब ये एन कैप पता क्या होता है? ये एन कैप होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। और तुम्हें पता है ये यूनिट वेक्टर क्या बताता है? तो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है कि a क्रॉस b जो तुम कर रहे हो ना, दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसका डायरेक्शन क्या आएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। और वेक्टर वर्ड आते ही वहां पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है? यानी कि उस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन आना जरूरी है। तो जब भी हम a क्रॉस b करते हैं तो a क्रॉस b किसके बराबर होता है? a b साइन थीटा और साथ में n कैप। तो a b साइन थीटा तो तुम्हें क्या देगा? मैग्नीट्यूड दे देगा, और n कैप क्या दे देगा? डायरेक्शन दे देगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो क्रॉस प्रोडक्ट है क्या बन जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहाँ पे a क्या है? तो a इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, b क्या है? b इज द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, एंड थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b।
और एन तो पता ही है तुम्हारा क्या है, यूनिट वेक्टर जो तुम्हारे डायरेक्शन को बता रहा है। ओके, चलो अब ये हो गया तुम्हारा। जैसे कि डॉट में क्या देखा था हमने, डॉट में भी तो देखा था ना, a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। वहां पे कोई डायरेक्शन नहीं आया था, क्यों? क्योंकि वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट था। वहां सिंपल डॉट हटाया, डॉट हटा के क्या लिख दिया, कॉस लिख दिया। और यहाँ क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा, साइन लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, डॉट हटाया तो कॉस लगाया और क्रॉस हटाया तो साइन लगाया, ये चीज ध्यान रखना। चलो अब इसको भी जरा ऑर्थोगोनल ट्रेड में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा आई कैप, ये हमारा जे कैप और ये हमारा के कैप। वहां पे जैसे हमने आई डॉट आई किया ना, जे डॉट जे किया, के डॉट के किया, उसका आंसर हमें क्या मिला, 1 मिला था। यहां देखते हैं क्या मिलेगा। अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है आंसर, ठीक है। तो आई क्रॉस आई, ए क्रॉस बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साथ में साइन थीटा और साथ में क्या है, एन कैप, ठीक है। आई क्रॉस आई करो, मैग्नीट्यूड ऑफ आई जो कि 1 होता है, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, यानी 1 into 1 साइन थीटा। तो ऑब्वियसली आई और आई के बीच में थीटा क्या होगा, 0, साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी इस पूरे के पूरे टर्म की वैल्यू ही कितनी हो गई, 0 हो गई। तो 0 वेक्टर का क्या ही डायरेक्शन बताओगे तुम। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। इसी तरीके से जे क्रॉस जे की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। के क्रॉस के की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। बात आई समझ में? यानी कि सेम वेक्टर का अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। बात आई समझ में? सेम वेक्टर का अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता है। चलो अब इसी तरीके से कुछ बातें और समझो। जैसे मैं लिखा आई जे के, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम आई और जे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो उनका जो डायरेक्शन होता है वो के अलोंग होगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। बाकी रूल भी होता है, थंब रूल से भी निकालते हैं। जैसे आई क्रॉस जे कर रहे हो तो अपने ना इस वाले हथेली को कहां रखो, आई, और किधर घूम जाओ, जे की तरफ घूम जाओ। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब इंडिकेट करेगा ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे। क्लियर? तो जरा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आई के पास अपने इस तरीके से हथेली को रखो और जे की तरफ घूम जाओ ऐसे। तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, इधर इंडिकेट कर रहा है। इधर क्या है, इधर है के कैप है। कौन है, के कैप। यानी आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन है वो किधर है, के की तरफ है। तो एक याद करने का बस मैं तुम्हें एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं कि अगर तुम आई क्रॉस जे कर रहे हो तो उसका जो डायरेक्शन होगा के अलोंग होगा, और जे क्रॉस के कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, आई के अलोंग होगा, और के क्रॉस आई कर रहे हो तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, जे के अलोंग। क्लियर? चलो अब जैसे यहां पे समझो, मान लो आई क्रॉस जे कर, तो रूल क्या कहता है, आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड। तो आई और जे के तीनों तो यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, साइन थीटा। तो आई और जे में थीटा क्या है, 90 डिग्री। देखो आई इधर है और जे इधर है तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। और यहां पे क्या आएगा, एन कैप आएगा। ऑब्वियसली एन कैप क्या बताएगा, आई और जे क्रॉस करने पे जो हमें डायरेक्शन मिल रहा है उसके बारे में बताएगा। लेकिन उससे पहले जरा ये देखो, इन तीनों की वैल्यू कितनी है, 1 1, और साइन 90 की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो इन तीनों की वैल्यू होगी 1, और आई क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होता है वो किधर मिलता है, के। तो यहां लिख देंगे के कैप। तो आई क्रॉस जे करने पे क्या मिला हमें, के कैप मिला। इसी तरीके से अगर तुम जे क्रॉस के करोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से के क्रॉस आई करोगे तो तुम्हारा जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, जे। इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन अगर तुम ऑपोजिट घूम गए ना, जैसे अभी तुम आई से जे जा रहे हो, लेकिन अब तुम जे क्रॉस आई ऐसे घूमना शुरू कर दिए, ऑपोजिट घूमना शुरू कर दिए, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए तो साइन ऑपोजिट होता है। तो आई क्रॉस जे की जगह अगर तुमने जे क्रॉस आई कर दिया तो आंसर आएगा माइनस के। जे क्रॉस के की जगह अगर तुमने के क्रॉस जे किया तो आंसर आएगा तुम्हारा माइनस का आई। और अगर तुमने यहां पे आई क्रॉस के कर दिया तो आंसर आएगा तुम्हारा माइनस का जे। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखनी होगी। क्लियर? तो ये चीजें ध्यान रखना। अब किस तरीके से डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसको सीखते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको तुम्हें ध्यान रखना होगा। जैसे अभी तुमने क्या सीखा,
अभी तुमने ये सीखा कि अगर हमारे पास दो सेम वेक्टर है i क्रॉस i, उनका अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0। इसी तरीके से अगर दो सेम वेक्टर हैं a और a, इनका भी अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0। बेशक दोनों यूनिट वेक्टर ना हो, लेकिन दोनों सेम वेक्टर हैं, तो दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलता है? आंसर 0। चलो एक चीज और समझो, ये i क्रॉस i यानी i और i दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में भी है क्या? भाई i भी x को बता रहा है, दूसरा i भी क्या किसे बता रहा है? x को बता रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। यानी सेम डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाले वेक्टर को क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ठीक है, इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर parallel to each other, then a vector क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। जैसे भी डॉट प्रोडक्ट में क्या सीखा था, डॉट प्रोडक्ट वाला यहां लिखता हूं मैं फिर से, कि अगर मान लो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। क्लियर? तो एक चीज क्या ध्यान रखना है अब, कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया, यानी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? पैरेलल है। तो अगर a क्रॉस b 0 आ रहा है, इट मींस a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, और अगर a डॉट b 0 आ रहा है, इट मींस a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लो तुम a क्रॉस b कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। उससे मैंने मान लिया c वेक्टर। क्या मान लिया? c वेक्टर। तो ये चीज ध्यान रखना, जो c वेक्टर होगा ना, वो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यानी c वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर ऑन a एज वेल एज परपेंडिकुलर ऑन b। यानी a क्रॉस b करने पे जो तुम्हें रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, that resultant vector will be perpendicular on both vector a and b. For example के साथ समझो, जैसे तुमने i क्रॉस j किया, तो i क्रॉस j करने पे तुम्हें क्या मिला? k मिला क्या? चलो अब समझो जरा, क्या ये हमारा i होता है? क्या ये हमारा j होता है? क्या ये हमारा k होता है? और i j k तीनों एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब i क्रॉस j करने पे मुझे क्या मिला? k। अब क्या ये k वेक्टर i के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है? बिल्कुल है भाई, z एक्सिस x के ऊपर परपेंडिकुलर होता है ना, तो z का मतलब k कैप और x का मतलब i कैप। इसी तरीके से ये जो मेरा k है वो j के ऊपर भी क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है, यानी कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और उस क्रॉस प्रोडक्ट करने पे तुम्हें कोई आंसर आया है, कोई वेक्टर फॉर्म में आंसर आया, तो वो जो वेक्टर होगा वो a और b दोनों के ऊपर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? जैसे a क्रॉस b किया, यहां देखो, यहां a क्रॉस b किया, a क्रॉस b करने पे हमारा जो आंसर आया, मान लो कोई वेक्टर फॉर्म में आ गया c वेक्टर, तो ये c वेक्टर a के ऊपर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर, और b के ऊपर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। एग्जांपल मैंने तुम्हें दिखा दिया, i क्रॉस j करने पे k आ रहा था, और जो हमारा k है वो i के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है और j के ऊपर भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। चलो अब आप करते हैं डॉट प्रोडक्ट सीखना। डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। मान लो मैंने कहा मेरे पास a वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस k, और कोई b वेक्टर है 3i प्लस j प्लस 2k, और हमसे कह रहा है फाइंड a क्रॉस b। इनका क्या करो? a क्रॉस b निकालो। ठीक है, तो a क्रॉस b करने का ना एक अलग सा रूल होता है, बिल्कुल अलग सा। ध्यान, यहां दो बड़े बड़े से ऐसे मॉडुलस वाले लाइन खींच दो, यहां लिखो i कैप, यहां लिखो j कैप, और यहां क्या लिखो? k कैप। ठीक है, अब a क्रॉस b कर रहे हो,
तो ए वेक्टर का जो कंपोनेंट है उसे लिखो। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट यहां क्या है 2, यहां क्या है 2 और यहां क्या है 1। क्लियर? तो यहां लिख दो ए वेक्टर का आई कंपोनेंट कितना है 2, जे कंपोनेंट कितना है 2 और के कंपोनेंट कितना है 1। और बी वेक्टर को लिखो यहाँ पे, बी वेक्टर का कितना है यहाँ पे 3, यहां क्या है 1 और यहां क्या है 2। तो 3 1 2। क्लियर? बात आई समझ में? यानी ए क्रॉस बी कर रहे हो तो क्या करो, यहां आई जे के लिखने के बाद ए के सारे कंपोनेंट आई जे के वाले नीचे लिख दो और बी के कंपोनेंट यहां लिख दो आई जे के वाले। अब ध्यान, आई जो होता है वो प्लस साइन ले लो यहाँ पे, जे के साथ माइनस लेते हैं और के साथ प्लस लेते हैं। ये चीज याद रख लेना, आई के साथ प्लस साइन, जे के साथ माइनस साइन और के साथ फिर से प्लस साइन, यानी साइन जो होते हैं अल्टरनेट चलते हैं। सबसे पहले लिखो यहाँ पे आई बाहर। आई जब बाहर लिख रहे हो तो इसके अलोंग रो और इसके अलोंग जो कॉलम है उसको कट करो। तो कट करने के बाद क्या बचा यहाँ पे बचा 2 1 1 2, ये बचा, ये लिख लो सिंपल। फिर लिखो जे, तो जे के साथ साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस साइन के साथ लिख लो जे। तो जे के अलोंग रो और जे के अलोंग कॉलम को कट करो तो क्या बचा 2 3 1 2, बचा क्या, यहां लिखो 2 3 1 2। क्लियर? फिर यहां लिखो के के साथ साइन क्या है, प्लस, तो ये लिखो के वाला टर्म। तो क्या आ गया 2 3 2 1। क्लियर? लिख दिया। अब कर दो भाई फटाफट से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 2 से कर, तो 2 को 2 से करो क्या आएगा 4, फिर 1 से 1 को करो क्या आएगा 1 और इन दोनों को माइनस कर दो, 4 माइनस 1 माइनस जे। फिर 2 को 2 से करो क्या आएगा 4, इन दोनों को आपस में, और फिर इन दोनों को 3 1 जा 3 और माइनस करते जाना है, प्लस के। ठीक है? फिर यहां करो 2 को 1 से करो क्या आएगा 2 और 3 को 2 से करो क्या आएगा 6। तो ये कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3 आई, 4 में से 3 गया 1 और ये माइनस जे, तो 1 को माइनस जे से करोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, माइनस का जे। 6 में से 2 गया क्या आया 4 और 4 को के से करोगे क्या आ जाएगा 4 के। तो ये आ गया तुम्हारा A क्रॉस B। बात आई समझ में? इस तरीके से हम निकालते हैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो A क्रॉस B कितना आ गया 3i माइनस जे प्लस 4k। क्लियर? तो ये वाला जो रूल है इसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना i के साथ साइन क्या होता है प्लस, फिर माइनस और k के साथ फिर प्लस। उसके बाद अगर तुम i वाले कंपोनेंट ले रहे हो तो i के अलोंग रो और कॉलम को कट करके बाकी जो बचा वो लिख दो, जैसे यहाँ पे हमने किया। तो ये रूल होता है तुम्हारा दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। अच्छा, इसी क्वेश्चन में तुमसे एक चीज और पूछ सकता था, क्या कि भाई a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बता। तो a क्रॉस b वेक्टर जो आया ये आया 3i माइनस a प्लस 4k, उसके जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो यहां कर दो 3 का स्क्वायर, ठीक है, यहां कर दो -1 का स्क्वायर प्लस में, क्योंकि j का कंपोनेंट क्या है -1 ही तो है, कुछ नहीं है तो 1 और आगे साइन माइनस है तो -1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। चलो 4 का स्क्वायर ही लिख देता हूं, अगले में कर दूंगा। तो सॉल्व करो क्या आ गया 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9 प्लस 1 प्लस 16, तो 16 और 1 कितना आ गया 16 और 9 कितने होते हैं भाई 25 और 1 26, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 26 अंडर रूट का। इस तरीके से तो मैग्नीट्यूड भी निकालोगे। अच्छा, ये a क्रॉस b जो हमने किया इसका आंसर जो आया वो क्या आया 3i माइनस a प्लस 4k। ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, यानी इसको मान लो c वेक्टर, ये जो आया इसको c वेक्टर मान लो, यानी a क्रॉस b इज इक्वल्स टू c वेक्टर, और c वेक्टर की वैल्यू यही है 3i माइनस a प्लस 4k। और मैंने अभी क्या बताया तुम्हें, मैंने अभी ये बताया ना कि जो c वेक्टर होगा वो c वेक्टर a के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और जो c वेक्टर होगा वो b के ऊपर भी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पे वेक्टर मिला है ना ये वाला 3i माइनस j प्लस 4k, ये a वेक्टर जो हमारा है ना यहाँ पे 2i प्लस 2j प्लस k, और b वेक्टर जो है हमारा 3i प्लस j प्लस 2k, इन दोनों के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है। और ये तुम चेक भी कर सकते हो, कैसे भाई a डॉट c कर लेना, अगर आंसर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, फिर b डॉट c कर लेना, अगर आंसर 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि बताया था ना अभी
कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 आ गया, इट मींस वो क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, बात आई समझ में? तो ये हमने पूरा का पूरा आज वेक्टर समझ लिया। वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर, वेक्टर के टाइप्स, वेक्टर एडिशन वेक्टर, वेक्टर को जोड़ना घटाना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें अब आज हमने सीख ली। इसी के साथ वेक्टर का टॉपिक आज हमारा खत्म होता है। वेक्टर को हमने बहुत अच्छे से समझा है, जो कि वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको करना क्या है, इस पूरे आज की क्लास को बहुत अच्छे से घर पे रिवाइज करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आपको पता है क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।